ये बच्चा आज हम पढ़ेंगे, देखो हमने इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, हेमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न, या फिर रिहसस डिसऑर्डर जो थे, यानी कि वो सब हम चीजें, या रिहसस सिंड्रोम हम लोग सब पढ़ चुके थे। और ये भी पता कर लिए थे कि फादर क्या होना चाहिए, मदर क्या होनी चाहिए, बच्चा जो पहला होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। अगर वो बच्चा होता तो बाई चांस अगर ब्लड की मिक्सिंग हो जाती है, अगर ब्लड की मिक्सिंग हो जाती है, तब मदर के अंदर एक आरएच एंटीबॉडी बनेगी। फिर वो पहले बच्चे में भी दिक्कत कर सकता है, दूसरे बच्चे में दिक्कत तो करेगा ही करेगा अगर मिक्सिंग हो गई तो ये बातें सब हम बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से हम समझ चुके थे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कोआगुलेशन ऑफ ब्लड। ये बच्चा हम पढ़ने जा रहे हैं कोआगुलेशन ऑफ ब्लड, कोआगुलेशन ऑफ ब्लड, कोआगुलेशन ऑफ ब्लड। कोआगुलेशन का मतलब होता है क्लॉटिंग, जमना, खून का जमना, ब्लड का जम जाना। ठीक है, जहां आवाज आवाज नहीं जाएगी बता देना, मैसेज कर देना। ठीक है, अभी तो आवाज जा रही है सबको, प्रॉपर आवाज जा रही है बच्चा? कोई दिक्कत तो नहीं बच्चा? और बच्चे, अरे बोलो ना बच्चे, नो दिक्कत। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। देखो भैया, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड की बात जब हम करेंगे तो सबसे पहली बात, ब्लड क्लॉटिंग की अगर बात करें तो एंटीकोगुलेंट तो हम बाद में पढ़ लेंगे। तो ये आता है कि आपके अंदर कितने फैक्टर जिम्मेदार हैं। कल की बात हो चुकी थी कि आपके प्लाज्मा में 13 फैक्टर्स पाए जाते हैं, जिसको बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, जिसको हम बोलते हैं बच्चा ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। 13 फैक्टर पाए जाते हैं जिसको बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। और ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर ही जिम्मेदार होता है हमारे अंदर ब्लड को क्लॉट कराने के लिए। तो 13 क्लॉटिंग फैक्टर में, ये 13 क्लॉटिंग फैक्टर, इस फैक्टर को हम कैस्केड फैक्टर भी बोलते हैं। कौन से फैक्टर बेटा? कैस्केड फैक्टर भी बोलते हैं। इन 13 क्लॉटिंग फैक्टर को हम कैस्केड फैक्टर भी बोलते हैं। अब इसमें समझना क्या है कैस्केड फैक्टर, वो कौन कौन से हैं, वो कौन कौन से हैं बच्चा, वो कौन कौन से फैक्टर हैं? हाँ, फैक्टर कैस्केड है। और इस ब्लड क्लॉटिंग के मैकेनिज्म को, या फिर वो कौन सी थ्योरी है जो ब्लड क्लॉटिंग को एक्सप्लेन करती है कि कैसे उसकी प्रोसेस होनी है, वो है कैस्केड थ्योरी। आज हम ये समझते हैं कि 13 फैक्टर तो है। पहला फैक्टर जो है बच्चा, उस पहले फैक्टर का नाम है फिब्रिनोजेन। बहुत कायदे सुनना, फिब्रिनोजेन। दूसरे फैक्टर का नाम है बच्चा प्रोथ्रोम्बिन। ऑर्डर वाइज याद रखना, प्रोथ्रोम्बिन। मैं कोड भेज दूंगा एक बढ़िया सा, आप लोग उसको याद करना, भूलेगा नहीं कभी। तीसरा फैक्टर जो है वो है थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, जिसको हम टिश्यू फैक्टर भी बोलते हैं, जिसको हम टिश्यू फैक्टर भी बोलते हैं। चौथा फैक्टर है बेटा कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन तुम्हारा चौथा फैक्टर है। पांचवा फैक्टर जो है बेटा, पांचवा फैक्टर है जो बच्चे, वो है प्रो एसिलेरिन या एक्लेरिन, जो भी पढ़िए, या जिसको हम लेबाइल फैक्टर बोलते हैं। किसी की हिंदी नहीं पढ़ना है आपको। लेबाइल फैक्टर, लेबाइल फैक्टर। पहले हम पांच के इस बारे में समझते हैं कि पांच है क्या क्या, इनके बारे में थोड़ी सब कहानी समझते हैं कि ये जो पांच है इनके बारे में क्या कहानी है। आओ, फिब्रिनोजन कहां बनता है? इन लीवर। बनता कहां है? लीवर में। बट फाउंड इन, पाया कहां जाता है? फाउंड इन प्लाज्मा। जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर हैं बेटा, जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर, सबके सब ब्लड प्लाज्मा में पाए जाते हैं। ब्लड प्लाज्मा में पाए जाते हैं। जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं सब के सब ब्लड प्लाज्मा में पाए जाते हैं। तो मैंने कहा कि ये कहां पाया, सॉरी कहां पाए थे? प्लाज्मा में, ये बात तो हो ही गई है। प्रोथ्रोम्बिन जो कि दूसरा है, वो भी कहां बनता है? लीवर में ही बनता है। लेकिन जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है, थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये टिश्यू फैक्टर, ये कहां से? ये एंजाइम होता है, एक तरह से कह सकते हैं एंजाइम है, जो कि रिलीज्ड होता है, रिलीज्ड फ्रॉम डैमेज टिश्यू, डैमेज टिश्यू या फिर प्लेटलेट्स।
मतलब तुम्हारे डैमेज टिश्यू से, तुम्हारे डैमेज प्लेटलेट से क्या निकलता है बेटा? प्लेटलेट्स से क्या निकलता है बेटा? थ्रोम्बोप्लास्टिन। तुम्हारा जहां पे मान लीजिए कोई इंजरी हो गई है, कोई चोट लगी, कोई घाव लग गया, वहां से कैल्शियम आयन क्या करता है? कैल्शियम आयन का सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है वो ये है कि ये सिंथेसिस करता है, जानते हो किसकी? जानते हो किसकी करता है सिंथेसिस? सिंथेसिस ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन। वो जो ऊपर वाला तीसरा फैक्टर है उसकी सिंथेसिस करता है कैल्शियम आयन। और और क्या करता है? जो प्रोथ्रोम्बिन है बेटा, क्योंकि प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव होता है, इस प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने का काम होता है किसका? प्रोथ्रोम्बिन में थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन कन्वर्ट करने का काम भी कैल्शियम आयन का होता है। ये आप इतनी बातें याद रखिएगा। दूसरी बात है जो लेबाइल फैक्टर, इनके बारे में कुछ खास आपको एकदम नहीं पढ़ना है ही नहीं तो पढ़ोगे क्या? आओ देखते छठा क्या है। छठा कह रहा है एक्लेरिन या एसिलेरिन। एक्लेरिन या एसिलेरिन, ये क्या मुसीबत है सर? ये जो है इसको हम अननोन फैक्टर बोलते हैं। सवाल आ चुका है कई बार कि बताओ कौन सा फैक्टर जो अननोन होता है, जिसके बारे में बस ऐसा ही लिखा गया है ना? मतलब ये हाइपोथेटिकल है बेटा, ये हाइपोथेटिकल फैक्टर है जिसके बारे में अभी खोज हुई नहीं है, इसका नाम रख दिया गया क्योंकि ऊपर वाला प्रो एक्लेरिन था तो इसका नाम एक्लेरिन रख दिया गया है। इसके भैया हाइपोथेटिकल ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर सवाल आ चुका है, अपने जहन में अपने खोपड़ी में बैठा कर रखना। तो इस पेज पर कुछ खास नहीं है बेटा, इस पेज पर कुछ खास नहीं, बस ब्लड कोआगुलेशन कौन है और कौन कौन से फैक्टर के नाम लिख रहा हूं, तो इसलिए मैं सेकंड पेज पे चल दूंगा बेटा। मैं चल दूंगा, मुझे कोई रोक नहीं सकता बेटा, कोई नहीं रोक सकता, मैं चल दूंगा। क्या है तो सुनिएगा, कितने हो गए? 6 हो गए। सातवां जो फैक्टर है, सेवेंथ फैक्टर, उसको हम बोलते हैं सीरम प्रोथ्रोम्बिन। सीरम प्रोथ्रोम्बिन एक्सीलरेटर, सीरम प्रोथ्रोम्बिन एक्सीलरेटर, स्पा, जिसको हम कहते हैं स्पा। फिर आठवां फैक्टर है बेटा, जो आठवां फैक्टर है वो एंटी हीमोफिलिक, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए, रटा होना चाहिए। एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए, अगर इसकी कमी हुई, अगर इस फैक्टर के आपके अंदर कमी हुई, अगर एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए की आपके अंदर कमी हुई तो आपको हो जाएगा हीमोफीलिया ए। हीमोफीलिया ए जिसमें ब्लड क्लॉट करेगा ही नहीं, ब्लड क्लॉट ही नहीं करता है, एक बार चोट लगी तो ब्लड क्लॉट नहीं करता है। फिर है नाइन्थ, नाइन्थ क्या बोल रहे हैं बेटा, मैं जल्दी लिखवा रहा हूं, इसको बोलते हैं क्रिसमस फैक्टर। क्या बेटा? क्रिसमस फैक्टर, क्रिसमस फैक्टर या एंटी हीमोफिलिक फैक्टर 2। ए बच्चा, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर 2, 2 मतलब यार बी, 2 का मतलब यहाँ बी है। अगर इसकी कभी कमी हुई होती है, मान लीजिए हीमोफिलिक फैक्टर बी की कमी होती है, तो ये आपको हीमोफीलिया 2 कर देगा, सॉरी बी कर देगा, हीमोफीलिया बी। और हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी के बारे में यहाँ पर डिटेल आपको नहीं समझनी है, कुछ खास नहीं है, ठीक है? अभी तो फिलहाल आपको यही याद रखना है। 10th, 10वां क्या कह रहा है? 10वां जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं सुअर फैक्टर। सुअर इन द स्टुअर्ट फैक्टर, क्योंकि ये जरूर इंपॉर्टेंट है बेटा, इसलिए हम करें स्टुअर्ट या स्टुएट पार फैक्टर, पार फैक्टर रखो। फिर है 11th, 11th में क्या कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, या इसी को एंटी हीमोफिलिक, एंटी हीमोफिलिक सी बोल देते हैं, एंटी हीमोफिलिक सी बोलते हैं। ये क्या था? ये 10th था ना? 10th हो गया, 10th हो गया। अच्छा 11th, सॉरी 12th, इसको बोलते हैं हेगमैन फैक्टर, हेगमैन, हेगमैन फैक्टर बेटा। अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है तो आपकी ब्लड क्लॉटिंग डिलेड हो जाएगी, डिलेड ब्लड क्लॉटिंग। अगर इस फैक्टर के आपके अंदर ब्लड क्लॉटिंग,
अगर इस फैक्टर की आपके हेगमैन फैक्टर अगर आपके अंदर कम होता है तो आपकी ब्लड क्लॉटिंग डिलेड हो जाएगी। मतलब आपका जो ब्लड क्लॉटिंग पीरियड है वो 2 से 8 मिनट का होता है। यानी कि अगर आपको माइनर कट लग गया है तो उसमें 2 से 8 मिनट में आपका खून रुकना चाहिए। अगर उसके बाद नहीं रुक रहा है तो वो आपका घातक हो सकता है, आपके लिए खतरनाक हो सकता है। उसकी कई वजह हो सकती है लेट रुकने की, कि हो सकता है आपको बहुत ही खतरनाक, बहुत ही डीप इंजरी हुई है, ज्यादा रप्चर हुआ है इसलिए नहीं रुक पा रही है। और अगर माइनर कटिंग हुई है उसके बाद भी आपका खून नहीं रुक रहा है, इसका मतलब कोई फैक्टर गड़बड़ हो रहा है आपका। या फिर अगर टाइम 15 मिनट लग रहा है या 20 मिनट लग रहा है, जिसका मतलब कि आपके अंदर हेगमैन फैक्टर की कमी है, क्योंकि इससे ब्लड क्लॉटिंग डिलेड हो रही है। और 13वां फैक्टर जो लास्ट फैक्टर है बेटा, उसको बोलते हैं फाइब्रिन। बहुत ही इंपॉर्टेंट, फाइब्रिन स्टेबिलाईजिंग फैक्टर, फाइब्रिन स्टेबिलाईजिंग फैक्टर, या फिर इसको बोलते हैं लाकी लोवन फैक्टर। अगर इसकी कमी कभी हुई आपको, मान लीजिए फाइब्रिन की या इसकी इस फैक्टर की कभी कमी होती है, तो जानते हो आपको क्या हो जाएगा? आपके अंदर हेमरेज हो जाएगा। हेमरेज, इसको हम बोलते हैं हेमरेजिक स्टेट आ जाएगी आपके बॉडी के अंदर। जगह जगह पे कभी नाक से खून निकल रहा है, कभी अंदर बॉडी के अंदर ही खून इकट्ठा हो रहा है, यानी हेमरेज हो जाएगा। ब्रेन में दिक्कत हो सकती है। जैसे कि ना हेमरेज का मतलब क्या होता है? हेमरेज का मतलब होता है कि ब्लड वेसल्स रप्चर कर गई हैं, ब्लीडिंग हो रही है आपको। इंटरनल ब्लीडिंग भी कह सकते हैं आप। तो फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर की कमी से आपको हेमोरेजिक स्टेट हो सकती है, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है। तो भैया ये नाम है, इसका कोड मैं दे दूंगा, इसको अच्छे से याद रखना। आप सिर्फ याद रखना कि हाँ ये 13 फैक्टर है जिसको आपको याद करना है। उसके आगे जो एक एक लाइन मैंने किसी में लिखवा रखी है, वो लाइन कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछी गई, इसलिए लिखवाया गया है। आगे बढ़ू, नेक्स्ट पेज करूं बच्चा? जल्दी से बता दो, नेक्स्ट पेज करूं तो मैं समझाऊं कि कैसे होता है। पहले छोटा सा वाला समझाऊंगा जो तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया गया है, वो छोटा वाला समझाऊंगा। फिर मैं डिटेल समझाऊंगा जो एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है। दोनों बातें, दोनों समझाऊंगा मैं। चलो, आकांक्षा, अंशुक्ता, अच्छा सब है। नेक्स्ट पेज। हमें पता है तुम्हें पता है, लेकिन हमें ये भी पता है कि तुम्हें नहीं पता है। आओ, अगर हम थोड़ा सा इन शॉर्ट या एनसीईआरटी के मुताबिक समझने की कोशिश करें, एनसीईआरटी के मुताबिक अगर बात करें, तो एनसीईआरटी में क्या लिखा है कि मान लीजिए यहां पे जया है, जया साहू है, जया सिंह सॉरी, जया सिंह ने अपने हाथ काट लिए मान लीजिए। कई वजह हो सकती है, जरूरी नहीं बेटा जो आपका दिमाग चल रहा है वही हो। इसने क्या किया, ब्लेड लिया और ऐसे अपने हाथ को ऐसे ऐसे काट लिया, नसें काट लिया। मतलब नस नहीं काटी, चालाक थी थोड़ा सा, ऊपर से काट लिया। ठीक है, हो सकता है कि कई वजह है ना, बेवफाई भी हो सकती है, या हो सकता है कि कहीं नाकामयाब हो गए हो, है ना, तो कई वजह हो सकती है। लेकिन मान लो कि वहीं अगर आमिर हो, इसके साथ कुछ हुआ हो, तो यह हाथ नहीं काटेगा, ये सीधे गला ही काट लेता है, यानी सीधे गला ही काट लेगा। वो अलग बात है, बच जाता है। ठीक है, तो बस लड़के लड़के में फर्क है। लड़कियां समझदार होती, काटती भी है तो प्यार से, खुद ही काट, खुद ही रो रही है, काट लिया हमने, है ना। तो भैया हुआ क्या कि टिश्यू, मान लीजिए कट लगा हल्का सा, आपके अंदर आपके साथ बेवफाई हुई, आपने ब्लेड लिया और अपने टिश्यू को इंजर्ड कर दिया, हाथ काट लिया। या फिर प्लेटलेट्स आपकी इंजर्ड हुई है किसी तरीके से, इंजर्ड प्लेटेलेट्स। ठीक है, ये दो बातें हो चुकी हैं। तो भैया दोनों ही कंडीशन में जानते क्या प्रोड्यूस करेंगे? ये प्रोड्यूसेस प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। क्या प्रोड्यूस करेंगे? प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर प्रोड्यूस करेंगे। कैसे, क्या, मैं समझाता हूं क्या मतलब हुआ। तो सुनो, आपके अंदर प्रोथ्रोम्बिन है, हाँ सर है। आपके अंदर प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव फॉर्म में था, हाँ है। इस प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट किया जाएगा पहले। ये तो इन शॉर्ट है, जो इसमें कि कैल्शियम आयन चाहिए और प्रोथ्रोम्बिन, कैल्शियम आयन चाहिए और प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर चाहिए। ठीक है, डिटेल चलते हैं।
बताइए कि प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर सही मायने में कौन करेगा ये काम? कैल्शियम आयन के अलावा कोई और करता है क्या? कैल्शियम आयन के अलावा कोई और करेगा क्या प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बो में? थ्रोम्बोकाइनेज, हाँ, कौन करेगा बेटा? वेरी गुड, यही है थ्रोम्बोकाइनेज। थ्रोम्बोकाइनेज नाम का एंजाइम होता है, इसको एक्टिवेट कर देगा प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में। अब हुआ क्या, तुम्हारे अंदर एक चीज पाई जाती है फिब्रिनोजेन। क्या बेटा? फिब्रिनोजेन। इस फिब्रिनोजेन को कैल्शियम आयन की मौजूदगी में और थ्रोम्बिन की मौजूदगी में, यानी पहले प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में जाना चाहिए, फिर थ्रोम्बिन इस फिब्रिनोजेन को और कैल्शियम आयन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर देगा, फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देगा। ये बेटा सॉल्युबल प्रोटीन है। फिब्रिनोजेन एक सॉल्युबल प्रोटीन है। फिब्रिनोजेन एक सॉल्युबल प्रोटीन है और फिब्रिन जो होती है इनसॉल्युबल प्रोटीन है। होता क्या है मैं बता रहा हूं। मान लीजिए कि जहां पर रप्चर हुआ है, मान लीजिए एक हाथ है आपका, है ना, ये हाथ है, तो यहां पर कट लग गया है, ये कट लग गया है। अब यहां से ब्लड निकल रहा है, ये खून टपक रहा है। इसी ब्लड के जहां पे खून टपक रहा है, तो धीरे धीरे ये फिब्रिनोजेन फिब्रिन में कन्वर्ट होंगे और यहां पे जाल नुमा स्ट्रक्चर बना लेंगे। ये फिब्रिन क्या करेंगे बेटा, यहां पे फिब्रिन नेट लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे। फिब्रिन, ये नेट लाइक स्ट्रक्चर कौन बनाएगा बेटा? फिब्रिन नेट लाइक जाल नुमा स्ट्रक्चर बना लेंगे और इस जाल नुमा स्ट्रक्चर में डेड सेल, डेड सेल का मतलब जैसे आरबीसी डब्ल्यूबीसी, ये सब के सब यहां पर ट्रैप्ड हो जाएंगे। सारी डेड सेल यहां पर ट्रैप्ड हो जाएंगी और जब डेड सेल ट्रैप्ड होकर जो स्ट्रक्चर बनेगा थ्रोम्बस बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? थ्रोम्बस बन जाएगा या फिर क्लॉट बन जाता, थक्का बन जाता, खून के थक्के बन जाते हैं। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि जब भी आपको चोट लगती है तो प्रोथ्रोम्बिन पहले थ्रोम्बिन में जाता है, थ्रोम्बोकाइनेज और कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में, फिर ये फिब्रिनोजेन फिब्रिन में जाएगा, कौन जाएगा? कैल्शियम आयन और थ्रोम्बिन के प्रेजेंस में। फिब्रिनोजेन एक सॉल्युबल प्रोटीन है लेकिन फिब्रिन इनसॉल्युबल प्रोटीन है, और जहां पे घाव होगा, चोट लगी होगी, जहां से ब्लीडिंग हो रही होगी, वहां पे नेट लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा, जाल नुमा स्ट्रक्चर बना लेगा और उसमें सारे सेल जो डेड सेल जो बाहर निकल रही है, डब्ल्यूबीसी आरबीसी सब प्लेटलेट्स वगैरह, सब यहां पर आकर क्या करेंगे? चिपक जाएंगे, या फिर यह कह सकते हो कि इस जाल नुमा स्ट्रक्चर में फंस जाएंगे और फंसने के बाद एक थ्रोम्बस या क्लॉट लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है और ब्लड का फ्लो रुक जाता है। ये आपको ब्रीफ में थोड़ा सा शॉर्ट में समझ में आया होगा, ये ब्रीफ में थोड़ा सा समझ में आया होगा, है ना। अभी ये तो आ गया, बाकी हम आगे बात कर रहे हैं। अभी हम सीरम वीरम सब पढ़ेंगे, थोड़ा समझ लेंगे, ज्यादा नहीं है उसमें। हम्म तो चलते हैं भाई, आगे कर लेते हैं। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट पढ़ा दो सर। तो पढ़ लो मेरे बच्चे, नेक्स्ट पढ़ लो। कौन रोका है तुम्हें? किसने रोक दिया तुम्हें? बताओ जरा तो हमको। आओ कोआगुलेशन ऑफ ब्लड पढ़ते हैं। देखो सही मायने में ब्लड का जो कोआगुलेशन होता है ना बच्चा, ब्लड का जो कोआगुलेशन होता है, इसके दो पाथवे हैं। मतलब आपके अंदर खून का जो जमने का तरीका, रास्ता, दो पाथवे होता है। कौन कौन सा पाथवे? एक होता है एक्सट्रिंसिक पाथवे, दूसरा होता है इंट्रिंसिक पाथवे। सर फर्क क्या है? फर्क कुछ नहीं है, बस एक बारीक सा फर्क है। बारीक सा फर्क क्या है? इसमें जो डैमेज हुआ है टिश्यू को, डैमेज ऑफ टिश्यू इज नॉट डीप, गहरा नहीं हुआ है। मतलब इसमें गहरा आपको जख्म या घाव नहीं हुआ है, जबकि इंट्रिंसिक पाथवे में डीप डैमेज हुआ है, गहरा घाव हुआ है। तो फर्क इतना है कि इसमें जो है, इसमें बनेगा प्रोड्यूस्ड टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। और थ्रोम्बोप्लास्टिन कौन सा फैक्टर है बेटा? तीसरा फैक्टर है, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। और जब गहरा घाव होगा तो यहां पर बनेगा प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन। प्लेटेलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन, कुछ फर्क नहीं है आपको, ज्यादा कुछ फर्क नहीं है बेटा। टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन और प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये दो तरह के प्लास्टिन यहां पर एक्टिवेट हो जाएंगे। यानी कि अगर ऊपर ऊपर एक्सट्रिंसिक घाव हो रहा है, इंट्रिंसिक मतलब बाहरी आपको बहुत ज्यादा घाव नहीं हुआ है,
हल्का चोट लगी है तो आपको ज्यादा डीप अगर डैमेजिंग नहीं हुई है तो वो पाथवे जो होता है वो एक्सट्रिंसिक होता है, और अगर आपको डीप हो गई है बेटा तो वो इंट्रिंसिक पाथवे है। बस फर्क इतना है कि इसमें जो थ्रोम्बोप्लास्टिन होगा उसका हम टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन कहेंगे, इसमें जो बनेगा वो प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन, और दोनों के दोनों ही तीसरे फैक्टर है। सबसे अच्छी बात है कि दोनों के दोनों तीसरे ही फैक्टर है, बस प्लेटलेट लग जाता है, टिश्यू लग जाता है। अब होगा क्या, ये दोनों लोग दोनों तीसरे फैक्टर जो है इधर के और इधर के, ये जानते हो किसको एक्टिवेट करवाएंगे? एक्टिवेट फैक्टर 10th, 10वें फैक्टर को एक्टिवेट करवा देंगे। और 10वां फैक्टर आपको पता है कौन सा है? स्टुअर्ट पावर फैक्टर, है ना? कैल्शियम आयन। ए बच्चा, कैल्शियम आयन की मौजूदगी में, मैंने कहा कैल्शियम आयन चाहिए चाहिए। इसमें सभी फैक्टर का इतना रोल नहीं है, कुछ कुछ फैक्टर का बहुत खास रोल है। अब जब फैक्टर 10th एक्टिवेट हो जाएगा, फैक्टर 10th के बाद एक और फैक्टर एक्टिवेट होगा, फैक्टर 5th। बाकी भी फैक्टर हैं लेकिन ये एक्टिवेट होगा फैक्टर 5th। और जैसे ये सब दोनों फैक्टर, फैक्टर 10th फैक्टर 5th एक्टिवेट होंगे बेटा, इनके एक्टिवेशन के बाद इनके एक्टिवेशन के बाद आपके अंदर पाया जाएगा थ्रोम्बोकाइनेज नाम का एंजाइम। थ्रोम्बोकाइनेज नाम का एंजाइम प्लस एक विटामिन है जिसका नाम विटामिन के। सारे सवाल है यहां पर, ये और ये दोनों के दोनों। पहली बात, इन दोनों का मिला के अगर काम देखा जाए, खासकर थ्रोम्बोकाइनेज का, इसके दो काम है। एक तो पहले ये इनएक्टिव करेगा किसको? इनएक्टिव इनएक्टिवेट हिपेरिन। हिपेरिन को इनएक्टिवेट कहेगा, कहेगा भैया हिपेरिन तुम इनएक्टिवेट हो जाओ। क्यों? क्योंकि हमको ब्लड को क्लॉट करवाना, जमाना है। और दूसरा काम ये क्या करेंगे थ्रोम्बोकाइनेज? दूसरा काम ये करेंगे कि जो प्रोथ्रोम्बिन था, कहानी वही आ गई पुरानी वाली, जो प्रोथ्रोम्बिन था उस प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने का काम। और जो थ्रोम्बिन बनेगा तो जो फिब्रिनोजेन होगा बच्चा, उसके आगे लिखना फिब्रिनोजेन को फिब्रिन में कन्वर्ट करने का काम किसका है मेरे प्यारे बच्चों? कैल्शियम आयन की मौजूदगी में सारा काम होगा, याद रखना। कैल्शियम आयन की मौजूदगी में एक काम होगा, और थ्रोम्बिन के, वो जो थ्रोम्बिन एक्टिवेट हुआ बेटा वो बनाएंगे फाइब्रिन, और फाइब्रिन नेट लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा, उसमें सारे सेल जो है बच जाएंगे, लेकिन सारे सेल उसमें फंस जाएंगे। लेकिन इसमें समझना क्या बेटा, जब ब्लड क्लॉट हो जाता है, ब्लड क्लॉट हो जाता है तो एक फ्लूइड, आफ्टर ब्लड क्लॉटिंग एक फ्लूइड रिलीज आउट होता है, एक फ्लूइड ऊज आउट निकलता है, रिस रिस के हल्का सा। उस फ्लूइड को हम बोलते हैं सीरम। मैंने कहा था ना सीरम कभी जमते नहीं क्योंकि उसमें क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होता है। तो भैया इसमें समझना क्या था? बाकी जो फैक्टर तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, बाकी फैक्टर कहां है? तो बाबू बाकी फैक्टर यहां पर है। ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है ना, यहां पर जैसे कौन कौन सा है, मेन 4th 5th 7th 10th, ये सब ना, बाकी जितने भी फैक्टर है वो यहां पर होंगे। अब आपको समझना क्या है कि ब्लड क्लॉटिंग जो होती है बेटा, ब्लड क्लॉटिंग के दो पाथवे हैं, एक होता है एक्सट्रिंसिक पाथवे, दूसरा होता है इंट्रिंसिक पाथवे। आपको अगर बहुत गहरा घाव नहीं लगा है तो वहां पर टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोड्यूस होगा, और अगर बहुत गहरा घाव लग गया तो वहां पर प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोड्यूस होता है। अक्सर आपने सुना होगा प्लेटलेट का काम होता है ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग। सही मायने में क्या होता है कि ये जो दोनों थ्रोम्बोप्लास्टिन बने हुए हैं ये तीसरे फैक्टर हैं। कैल्शियम आयन की मौजूदगी में दोनों 10th वाले फैक्टर को एक्टिवेट करेंगे और 5th वाले को, और 10th वाले और 5th वाले को एक्टिवेट कराने के बाद जैसे ही एक्टिवेट होते हैं तुरंत थ्रोम्बोकाइनेज और विटामिन के की मौजूदगी में और कैल्शियम आयन की मौजूदगी में प्रोथ्रोम्बिन जाएगा थ्रोम्बिन में, और फिब्रिनोजेन जाएगा फिब्रिन में, वो भी थ्रोम्बिन के प्रेजेंस में, और ब्लड वहां क्लॉट हो जाता है। अब सवाल सिर्फ जानते हो क्या है यहां पर? सवाल बार बार घुमा के आपसे पूछा जाएगा, बार बार घुमा के पूछा जाएगा कि कौन सा विटामिन है, कौन सा मिनरल्स है, पहले कौन सा थ्रोम्बोप्लास्टिन कौन सा फैक्टर है, किस फैक्टर को दोनों एक्टिवेट करवाते हैं, कौन सा एंजाइम है जो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा,
कौन सा फैक्टर या क्या स्ट्रक्चर जो फिब्रिनोजन को फिब्रिन कन्वर्ट करेगा? सही मायने में फिब्रिनोजन सॉल्युबल प्रोटीन है कि इनसॉल्युबल प्रोटीन है? फिब्रिन सॉल्युबल प्रोटीन है कि इनसॉल्युबल? बेटा ये सब आपको याद रखना होगा। तो बताओ ये क्लॉटिंग फैक्टर आपको समझ में आया या नहीं आया? तो मैं सर्कुलेशन पढ़ाऊं फिर। क्लॉटिंग फैक्टर आपको समझ में आया या नहीं आया? आया या नहीं आया? आ गया, आ गया। कुछ है थोड़ी सब यार, कुछ नहीं है, आसान है। चलें नेक्स्ट पेज। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा, इसको बहुत कायदे से याद रखना। हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन। हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चे टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन। टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन, सर्कुलेशन, सर्कुलेशन। चलो देखते हैं। पहला, पहला है सिंगल सर्कुलेशन। सिंगल सर्कुलेशन क्या होता है मैं समझाता हूं, क्या होता है मैं समझाता हूं। बहुत है कायदे से देखना, सिंगल सर्कुलेशन कुछ बारीकियां हैं। जरा सा तुम्हें लगा तुम्हें तो आता है ना बेटा, आता नहीं है, फंस जाओगे। बताइए सिंगल सर्कुलेशन में दिल से कैसा ब्लड निकलता है? ऑक्सीजनेटेड कि डीऑक्सीजनेटेड? बताइए। अक्सर दिल से कैसा ब्लड निकलता है? ऑक्सीजनेटेड कि डीऑक्सीजनेटेड? या ये सिंगल सर्कुलेशन में कैसे निकलेगा? दोनों। अच्छा, हमारे हार्ट से कौन सा ब्लड निकलता है? सर्कुलेशन हमारे हार्ट से कौन सा ब्लड निकलता है? ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड, मिक्स्ड, कैसा निकलता है? आकांक्षा करें डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड दोनों। ठीक है। और कोई? हमारे दिल से कैसा होता है? दोनी। हसनैन करे दोनी निकलता है, वेरी गुड बेटा। मींस ना दोनों मिक्स्ड, सना यास्मीन करे मिक्स्ड। बेटा मिक्स्ड अगर कहोगे तो गलत हो जाएगा। मैं तुम्हें ये कहना कि ह्यूमन हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी निकलता है, डीऑक्सीजनेटेड, मिक्स्ड मत कहना। मैं कैसे, मैं समझाता हूं। पहले हम सिंगल सर्कुलेशन, पहली बात तो ये कि सिंगल सर्कुलेशन में कहना कि इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप होता है। ये बेटा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप्ड बाय हार्ट। दिल यानी जिन ऑर्गेनिज्म में सिंगल सर्कुलेशन होता है उसमें हार्ट से हमेशा गंदा खून का मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलेगा। और सर ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं निकलता है क्या? निकलता है। सिंगल सर्कुलेशन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से निकलता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप्ड किया जाता है, पंप्ड बाई गिल्स। किसके जरिए बेटा? गिल्स के जरिए, गिल्स के जरिए। फिर ये ऑक्सीजनेटेड गिल्स के जरिए, मतलब गिल्स ने ब्लड को ऑक्सीजनेटेड किया और फिर गिल्स से डीऑक्सीजन होकर ये जाएगा, गोज टू द बॉडी। नहीं समझ में आया? मैं समझाता हूं। बताइए हमारे अंदर ब्लड कहां ऑक्सीजनेटेड होता है? हमारे अंदर ब्लड कहां ऑक्सीजनेटेड होता है? इंसान के अंदर ब्लड कहां ऑक्सीजनेटेड होता है? लंग्स। रितिका गुप्ता का कहना है सर लंग्स। हार्ट में नहीं बेटा, लंग्स में। अरे भाई तुम्हारा राइट वेंट्रिकल गंदा खून लेकर जाएगा हार्ट, सॉरी, लंग्स के पास, और वहां पे CO2 को दे देगा और बदले में O2 लेकर लेफ्ट वाले दिल के लेफ्ट वाले हिस्से में आ जाएगा। तो एक्सचेंज कहां पे हो रहा है? तुम्हारे लंग्स में। लेकिन यहां की कहानी कुछ अलग है। अच्छा एक बात बताइए, हमारे पूरे बॉडी में ब्लड को कौन पंप करता है? खासकर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन पंप करता है? लंग्स की हार्ट? हमारे पूरे बॉडी में कौन पंप करता है? आलिया अंसारी करेंगे हमारे पूरे बॉडी पार्ट में लंग्स करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अच्छा लंग्स करता है। सुरैया करी लंग्स करता है। आकांक्षा कह रही है हर हार्ट करता है। भैया लंग लंग कब से ब्लड पंप करने लगा है? तुम लोग को कूट देंगे हम। पहली बार इतिहास में है, मैंने कहा ना आप लोग कुदरत का निजाम ही बदल डालेंगे। पहली बार हमने सुना है कि आपके पूरे बॉडी पार्ट में लंग्स ब्लड पंप करता है। वाह जी वाह जी वाह वाह वाह, वाह जी वाह जी वाह वाह, हो गया कल्याण, क्या ही बताया जाए।
लेकिन पहले तो ये समझते हैं कि सिंगल सर्कुलेशन का एग्जाम्पल क्या है। इनके एग्जाम्पल है फिशेस, मछलियां खासकर। मैं समझाता हूं क्या है। देखो, मछलियों में क्या होता है ना बेटा, ये जो गिल्स होता है यहां पर, मछलियों में जो यहाँ गिल्स होता है, ये जो गिल्स होता है, ये गिल्स ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करता है और ऑक्सीजनेट करके उस ब्लड को भेजता है बॉडी की तरफ। यानी बॉडी की तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजने वाला मछलियों में गिल्स होता है। तो क्या मछलियों में दिल नहीं होता है? मछलियों में दिल होता है, लेकिन दिल इनका हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करता है। कैसे, मैं समझाता हूं, ये बेटा समझो। देखो होता क्या है, देखो समझना बहुत कायदे से। मान लीजिए कि ये हार्ट का एट्रियम है। अच्छा हाँ, सबसे खास बात है कि मछलियों में कितने चैम्बर्ड हार्ट होता है बेटा? तो कहना टू चैम्बर्ड। मछलियों में टू चैम्बर्ड हार्ट होता है बेटा, टू चैम्बर्ड हार्ट। मान लीजिए कि ये मछली में एट्रियम है। एट्रियम के बाद ब्लड जाएगा वेंट्रिकल में, एट्रियम के बाद ब्लड जाएगा वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल के बाद जाना चाहिए था आर्टरी में, लेकिन उससे पहले एक जगह होती है जिसका नाम है कोनस आर्टरियोसस। कोनस आर्टरियोसस एक स्पेस है, आर्टरियोसस एक स्पेस होता है। फिर इस कोनस, सॉरी, CONUS, इस कोनस आर्टरियोसस से ब्लड जाएगा एओर्टा में, यानी एओर्टा का मतलब होता है आर्टरी। फिर इस एओर्टा से ब्लड जाएगा गिल्स में, सुनना कायदे से, गिल्स में। फिर गिल्स से ब्लड जाएगा बॉडी पार्ट्स में, गिल्स से ब्लड जाएगा बॉडी पार्ट्स में। और फिर बॉडी पार्ट्स में एट्रियम में जाने से पहले एक और स्पेस होता है जिसका नाम है साइनस विनोसस, साइनस विनोसस। और फिर साइनस विनोसस से ब्लड जाएगा एट्रियम में। यानी मेरा यह कहना था कि ब्लड यहां से लेकर, यानी साइनस विनोसस से लेकर यहां तक, यानी ये वाला हिस्सा, ये डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड है। कैसा होता है बेटा इनके अंदर? डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड। और एओर्टा के बाद जब गिल्स आता है तो यहां पर ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, यहां पर ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है और फिर ये बॉडी पार्ट्स में जाएगा, वहां पर इस्तेमाल हो जाएगा। फिर साइनस वेनोसा से लेकर पूरा यहां तक ब्लड चलता रहेगा। मेरा ये कहना था कि जैसे हमारे अंदर होता है बेटा, क्या होते हैं? चार चैम्बर, ऊपर के दो एट्रियम, नीचे के दो वेंट्रिकल, बस खत्म, एट्रियम वेंट्रिकल। लेकिन मछलियों की कहानी क्या है? इसमें एट्रियम और वेंट्रिकल तो होता है, लेकिन एट्रियम और वेंट्रिकल में कहानी यह है कि एट्रियम से पहले एक स्पेस होता है जिसको बोलते हैं साइनस विनोसस, और वेंट्रिकल के बाद, मान लीजिए ब्लड ऐसा आ रहा है, अगर वेंट्रिकल के बाद भी एक स्पेस होता है जिसको बोलते हैं कोनस आर्टरियोसस। एट्रियम के पहले जो स्पेस होता है उसको साइनस विनोसस, और वेंट्रिकल के बाद जो स्पेस होता है उसे बोलते हैं कोनस आर्टरियोसस। फिर ब्लड जाएगा एओर्टा में, इस तरह से ब्लड ट्रांसफर होता है। तो याद रखने में गैसेस सेक्शन कहां पे होता है, और इस तरह के जिसमें गिल्स का इस्तेमाल हो, यानी ब्लड के ऑक्सीजनेशन के लिए गिल्स का इस्तेमाल हो, ऐसे सिस्टम को बोलते हैं, या ऐसे हार्ट को बोलते हैं ब्रैकियल हार्ट। मतलब इनमें होता है ब्रैकियल हार्ट, या फिर इसे बोलते हैं वेनस हार्ट। तो आज के बाद अगर तुमसे कोई पूछे व्हाट इज वेनस हार्ट, तो कहना वेनस हार्ट वो हार्ट होते हैं, या ब्रैकियल हार्ट वो हार्ट होते हैं जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करते हैं और जिनका ऑक्सीजनेशन गिल्स पर होता है। और एग्जाम्पल उसका है फिशेस, जिसमें दो चैम्बर्ड हार्ट होता है, या फिर यह भी कह सकते हो कि इसमें सिंगल सर्कुलेशन होता है। अभी हम उस पर ओपन सर्कुलेशन, क्लोज सर्कुलेशन पे नहीं जा रहे हैं, अभी फिलहाल इतना ही याद रखेंगे। तो ब्रैकियल हार्ट, या वेनस हार्ट, या फिर सिंगल सर्कुलेशन, या फिर ये पूरी कहानी कुछ पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी मछलियों की? कुछ पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी? पड़ी तो ठीक है, नहीं पड़ी तो फिर तब भी ठीक है। आ गया है? पड़ी पड़ी पड़ी, आ गया, यस यस यस, पड़ी, पल्ले पड़ी, वेरी गुड, पल्ले पड़ी। नेक्स्ट पेज।
बेटा नेक्स्ट पेज, थोड़ा सा इवोल्यूशन हुआ, थोड़ा सा और विकास हुआ, थोड़ा सा और डेवलपमेंट हुआ, तो मछलियों के बाद थोड़ा और आगे मामला बढ़ा और वहां पर सर्कुलेशन हुआ इनकम्प्लीट सर्कुलेशन। वो सिंगल सर्कुलेशन था, ये इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन कह दो। मतलब सिंगल के बाद डबल होना चाहिए, लेकिन ये डबल नहीं है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन है। क्या मतलब हुआ? मतलब इसमें जो ब्लड फ्लो होगा वो ऑक्सीजनेटेड होगा कि डीऑक्सीजनेटेड होगा कि मिक्स्ड ब्लड फ्लो होगा? जल्दी जवाब दो। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन में जो ब्लड हार्ट जिस ब्लड को पंप करेगा वो ब्लड मिक्स्ड होगा कि इन ऑक्सीजनेटेड होगा कि डीऑक्सीजनेटेड? वेरी गुड, मिक्स्ड। कैसे सर? इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन में जो ब्लड होता है वो मिक्स्ड ब्लड होता है, मिक्स्ड ब्लड। वेरी गुड सर, आपने बहुत अच्छा समझा दिया। दूसरा, ये उन ऑर्गेनिज्म में होता है जिसमें 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ये उन ऑर्गेनिज्म में होता है जिसमें 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। तीसरा, वो 3 चैम्बर्ड हार्ट क्या है? एम्फीबियंस, जो पानी में और जमीन दोनों पे रहते हैं, एंड रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। इनमें याद रखिएगा कि इस तरह का कहानी है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। अब 3 चैम्बर्ड हार्ट का मतलब क्या हुआ सुन लो पहले। क्या लग रहा है तुम्हारे हिसाब से 3 चैम्बर्ड में? क्या लग रहा है, चलो बताओ। इन 3 चैम्बर्ड हार्ट में तुम्हें क्या दिख रहा है? 2 एट्रिया और 1 वेंट्रिकल। वेरी गुड, 2 एट्रिया और 1 वेंट्रिकल, इनको हम मिला के बोलते हैं क्या? हाँ, 2 एट्रिया और 1 वेंट्रिकल, ये 3 चैम्बर्ड हार्ट हो गया। अब समझना कैसे है, सुनना बाबू, थोड़ा हम इसको बड़ा कर लेते। अच्छा, थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। सुनो ना, ये मान लीजिए कि इनका लेफ्ट नहीं, ये राइट एट्रियम है। ये मान लीजिए कि लेफ्ट एट्रियम है और ये पूरा का पूरा वेंट्रिकल है। ये पूरा का, और यहाँ पे ये जगह मान लीजिए बनी हुई इस तरह से, ये पूरा का पूरा वेंट्रिकल है। ठीक है सर, इतनी बात समझ में आ गई। अब बहुत कायदे सुनना बेटा, 2 एट्रिया इसमें होते तो 1 वेंट्रिकल, इसे 3 चैम्बर्ड हार्ट हो गया। अब मान लीजिए कि इसके पास यहाँ पे गिल्स है, मान लीजिए कि इसके पास यहाँ पे लंग है, मान लीजिए कि इसके पास यहाँ पे स्किन है। क्यों? क्योंकि मेढक कई तरह से करता है बेटा। मेढक के अंदर सारे सारे तरह की ब्लड, सॉरी, सारे तरह का सर्कुलेशन चलता है। अब इस गिल्स, लंग और स्किन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा हमेशा, हमेशा लेफ्ट एट्रियम में, सॉरी, हमेशा लेफ्ट एट्रियम में। कैसा ब्लड आ रहा है बेटा? ये बेटा कैसा ब्लड आ रहा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहां आएगा? लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, फिर मान लीजिए ये बॉडी पार्ट है, ये बॉडी पार्ट है बेटा, और बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा कहां पे? कैसा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहां जा रहा है बेटा? राइट एट्रियम में। और फिर सुनो, राइट एट्रियम और इनसे, हाँ, बॉडी पार्ट से जाएगा आपके राइट एट्रियम में। फिर यहां पर ब्लड, इधर से डीऑक्सीजनेटेड, इधर से ऑक्सीजनेटेड, यहां पर जो ब्लड हुआ वो मिक्स्ड ब्लड हो गया। यानी कि इनके वेंट्रिकल में ब्लड की मिक्सिंग हो जाती है, यानी ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग हो जाती है। और फिर यहां से ब्लड आता है बॉडी पार्ट में। कैसा ब्लड आ रहा है बेटा? मिक्स्ड ब्लड। मैं फिर से कह रहा हूं कि मिक्स्ड ब्लड, लेकिन एक फर्क है। तुम्हारे दिमाग में लग रहा है कि यहां CO2 जा रहा है, लेकिन इस मिक्स्ड ब्लड में O2 की मात्रा CO2 के कंपेयर में ज्यादा होती है। मिक्स्ड ब्लड में भी O2 की मात्रा, O2 का परसेंटेज, O2 का कंसंट्रेशन CO2 के मुकाबले में ज्यादा होती है, इसलिए ऐसा ये होता है। बस खत्म। तो आपको इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन बिल्कुल समझ आ गया है। डबल सर्कुलेशन क्यों?
क्योंकि ऊपर वाले में देखो एक बार यहां से ब्लड आ रहा है, दूसरी बार बॉडी पार्ट से आ रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि ब्लड दो जगह से दो बार आया है। लेकिन जैसे ही वो यहां पर देखा कि ये तो कॉमन हो गया है, यहां पर देखा कि वेंट्रिकल तो कॉमन हो गया है, इसलिए इन्होंने इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन इसका नाम देने की कोशिश करी। याद रखिएगा, गिल्स, लंग या स्किन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा लेफ्ट एट्रियम में, और फिर बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा राइट एट्रियम में, दोनों वेंट्रिकल में मिक्स हो जाएंगे। मिक्स का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि CO2 O2 बराबर होंगे या फिर CO2 ज्यादा होगा, नहीं, O2 हमेशा CO2 से ज्यादा होगा, क्योंकि बॉडी पार्ट में जाना है तो वहां पे ऑक्सीजन भी चाहिए होता है। तो ये खेल कहीं और नहीं, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में होता है। कह दो ये भी क्लियर है, या ना क्लियर तो अभी सब बता दो। ये क्लियर है कि नहीं, कि फिर कंप्लीट डबल सर्कुलेशन पढ़ाते हैं हम लोग? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट पेज हम पढ़ने जा रहे हैं डबल सर्कुलेशन। हमने आप लोगों को, मैक्सिमम लोगों को, अच्छा यहां पर नहीं होंगे, डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ाया है। डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन आओ क्या होता है? क्रोकोडाइल, ए भाई सुरैया सादिया, क्रोकोडाइल जो कि एक रिप्टाइल है, क्रोकोडाइल जो कि एक रिप्टाइल है, जबकि अभी रिप्टाइल्स में हमने क्या पढ़ाया है? रिप्टाइल्स में हमने इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन और 3 चैम्बर पढ़ाया है। लेकिन एकलौता क्रोकोडाइल और ह्यूमन बीइंग और बर्ड्स, इनमें कैसे सर्कुलेशन होता है? डबल डबल सर्कुलेशन। क्यों? क्योंकि इन सब में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। 4 चैम्बर्ड हार्ट। सबसे खास बात आपको जो याद रखनी है वो क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल रिप्टाइल है, लेकिन उसके बावजूद इसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, और इसमें डबल फर्टिलाइज, सॉरी आए, मैं क्या लिख रहा हूं बे? डबल सर्कुलेशन डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ा दिया मैंने। कोई नहीं बेटा, भावनाओं को समझो। डबल सर्कुलेशन, तुम लोग कुछ लिख रहे थे क्या? मैंने देखा ही नहीं, सुन नहीं रहे। हाँ ठीक है, हो गया। सुन खास इसमें से तुम, वाह जी वाह, किसी एक ने लिखा सुन नहीं रहे आप, और वो है शीतल। कोई लिख के कह रहा मैंने व्हाट्सएप पे बहुत सुना। कैसे? उसने टाइप कर करके भेजा, मैं सुनता रहा, है ना? सुनाई कहाँ पड़ेगा हमें, हिला डाला। वही हम कह रहे हैं, नजर पड़ रही मेरी कि डबल फर्टिलाइजेशन लिख रहा हूँ, डबल सर्कुलेशन बता रहा हूँ। ठीक है, क्या बोल रहे हैं सर? इसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ये याद रखिएगा। ये डबल सर्कुलेशन है बच्चा, डबल फर्टिलाइजेशन नहीं। डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन में ये बताइए, जो एम्ब्रियो सैक हम लोग पढ़ते हैं वो कौन से टाइप का होता है? जो हम एम्ब्रियो सैक पढ़ते हैं डबल फर्टिलाइजेशन का, हम चलो कहानी कर ही लें। जो एम्ब्रियो सैक हम पढ़ते हैं वो कौन सा वाला होता है, किस टाइप वाला? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में जो एम्ब्रियो सैक पढ़ते हैं वो किस टाइप वाला होता है? सबसे कॉमन टाइप का एम्ब्रियो सैक होता है, बताओ, बोलो भाई जवाब दो। सबसे कॉमन टाइप का एम्ब्रियो सैक कौन सा है? दो जवाब। अरे जवाब है, नीचे आ रहा है ऑप्शन है। अरे 7 सेल न्यूक्लियट नहीं कह रहा हूं, एनाट्रोपस नहीं। अभी मैं पीट दूंगा, एनाट्रोपस ओव्यूल है, मैं एम्ब्रियो सैक की बात कर रहा हूं। पॉलीगोनम, वेरी गुड, पॉलीगोनम टाइप। सबसे कॉमन टाइप का एम्ब्रियो सैक होता है पॉलीगोनम, या ओव्यूल भी कैसे, पॉलीगोनम, ये याद रखना। चलो अच्छा कोई बात नहीं। सर्कुलेशन, सर इसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। हाँ सर आपने बता दिया, तो चलो ए भाई सादिया सुनो, माना कि हमारा दिल एक कमरा है, लेकिन इस कमरे में 4 घर है। मतलब इस, सॉरी, घर में एक घर है, इस घर में 4 कमरे हैं। थोड़ा सा ये गलत इसलिए बन गया है, ये गलत बन गया बेटा थोड़ा सा, तो कोई बात नहीं सर, सही कर दो। 4 चैम्बर्ड हार्ट है। अब तुम सोच रहे हो कि फर्क है तो वही, गलत कहां हुआ? नहीं नहीं, सही नहीं था। पहले पहले ना एट्रियम और वेंट्रिकल सेम साइज का बना दे, जबकि एट्रियम जो ऊपर होता है ये लेफ्ट राइट एट्रियम, और ये लेफ्ट एट्रियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट वेंट्रिकल।
ये 4 चैम्बर, तो ये वेंट्रिकल का साइज हमेशा बड़ा होता है, और खासकर जो लेफ्ट वेंट्रिकल की दीवार है, जो लेफ्ट वेंट्रिकल की दीवार है, पूरी की पूरी दीवार बहुत मोटी होती है। लेफ्ट वेंट्रिकल की दीवार, वॉल बहुत मोटी होती है। ये सवाल कई बार आ चुका है, क्यों? क्योंकि उसे इसे पूरे पूरे जिस्म में हमें ब्लड पहुंचाना होता है। इस दीवार इस लेफ्ट वेंट्रिकल की दीवार मोटी होती है। खैर वो बात की बात है, लेकिन अभी समझते हैं। मान लो कि ये इंसान के, और ये मान लो ऊपर वो फेफड़ा, ये मारो फेफड़ों है बेटा, लंग्स। नीचे है टिश्यू या बॉडी पार्ट, टिश्यू या सेल है, टिश्यू वहां पे भी, लेकिन समझने की कोशिश करते हैं ऐसे हम। सुनिएगा, तुम्हारे लंग से ब्लड आया तुम्हारे लेफ्ट एट्रियम में, तुम्हारे लंग से ब्लड आया तुम्हारे लेफ्ट एट्रियम में, और वो कैसा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड, क्योंकि यहां पर O2 था, यहां पर O2 आ गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद, लेफ्ट एट्रियम में यहां पर वैल्व पाई जाती है। इस वैल्व का नाम है बाइकस्पिड वैल्व। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वेल्व पाई जाती है, वेल्व होता है बाइकस्पिड। मैं बताऊंगा वेल्व कैसे कहते हैं, या इसको बोलते हैं मिट्रल वेल्व, इसको बोलते हैं मिट्रल वेल्व। फिर ये ब्लड, ये लहू, ये तक 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 यहां आ गया, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम, कैसा ब्लड? जैसा भी ब्लड। फिर इस लेफ्ट एट्रियम से ब्लड, सुन ले हो कान खोल के सभी लोग, अभी के अभी, इसको देखो, फिर इसको देखो, फिर इसको देखो, ये आने दो आने दो, सब यही कुछ बहुत कुछ पढ़ाने जा रहा हूं मैं। फिर इसको देखो, बहुत कुछ यहां बता। फिर इसको देखो, फिर थोड़ा सा सही कर लो, फिर यहाँ पे थोड़ा सा और पतला करना, यहाँ पे थोड़ा सा और चौड़ा कर लेना। फिर ये लेकर आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यहाँ आ गए, ये ब्लड यहाँ लेकर आ गए। फिर यहाँ पे ब्लड आएगा, तक 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 यहाँ पे गिरेगा, फिर यहाँ पे दर 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 यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ से ब्लड फिर जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये ना कुछ दे रहा है, फेफड़े कह रहा ले लो CO2 को। आओ समझते हैं, तुम्हारे हिसाब से तुम्हारे दिल में कितनी बार ब्लड आया है? तुम्हें कितनी बार लगा, ऐसा लग रहा है कि ब्लड 2 बार आया है? कितनी बार, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ आज, तुम्हें मैंने कहा कितनी बार लग रहा है ब्लड 2 बार आया है? तुम्हें कितनी बार लग रहा है ब्लड आया? यहाँ पर 2 बार आया है सर। कैसे? एक तो लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वाले हिस्से में आया, तुम्हारे दिल के लेफ्ट वाले हिस्से में। फिर तुम्हारे टिश्यू या बॉडी पार्ट से ब्लड फिर तुम्हारे दिल में आया है, लेकिन इस बार राइट वाले हिस्से में आया है। लेकिन ये जो ब्लड आएगा, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब ये हो जिसमें CO2 ज्यादा हो। हम ही नहीं कह रहे O2 नहीं है, CO2 ज्यादा है। सर यहां पर राइट एटम राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वैल्व पाई जाती है, जिसको बोलते हैं बेटा ट्राइकस्पिड वैल्व। ट्राइकस्पिड वैल्व, ट्राइकस्पिड वैल्व, ठीक है। अभी बड़ी कहानी होने वाली है, क्योंकि ब्लड तुम्हारे इसमें 2 बार आया है। बस एक सवाल है, बताइए आपके ब्लड के किस हिस्से में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है? किस वाले हिस्से में, लेफ्ट वाले हिस्से में कि राइट वाले में? किस हिस्से में हमेशा ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता है? लेफ्ट वाले हिस्से में। और वहां पर ऑक्सीजनेटेड और लंग से आता है। तो एक बार ब्लड आ गया, और तुम्हारे हार्ट के राइट वाले हिस्से में हमेशा हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है राइट वाले हिस्से में। अब जाहिर सी बात है कि फिर वहां से राइट वेंट्रिकल तुम्हारे लंग्स में जाएगा। तो क्योंकि ब्लड 2 बार आया है, ब्लड 2 बार आया तो इसे डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। सवाल यह है कि लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में वैल्व होती है बाइकस्पिड वैल्व या फिर मिटल वैल्व। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच पाई जाती है बेटा ट्राइकस्पिड वैल्व। तो याद रखिएगा इसमें 3 कस्प होते हैं, लेकिन उससे सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इसमें समझना है,
वो क्या है वो देखो, इसमें कंप्लीट सर्कुलेशन तो हो गया, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन हुआ है इसे कहते हैं। लेकिन एक फर्क है, और कुछ बातें थोड़ी सी बात करते हैं इसमें यार अच्छे से। ये जो ये जो ब्लड लेकर आए हैं ना, कौन, लंग्स से तुम्हारे लेफ्ट एट्रियम में ये जो लेकर आए हैं भाई साहब ब्लड, ये जो पीले वाले हैं, इनको हम बोलेंगे क्या? ये बताओ, दिल की तरफ जा रहे हैं कि दिल से दूर? ये बताओ, दिल की तरफ जा रहे हैं कि दिल की दूर? आलिया, बंडल बंडल ऑफ फिजिक्स ने अभी नहीं पढ़ना बेटा, अभी पूरा स्ट्रक्चर हम पढ़ाएंगे। ये दिल की तरफ आ रहा है, और दिल की तरफ आने जो भी आपके दिल के करीब आए तो कह देना तुम वेन हो हमारे। जैसे आपके दिल की तरफ कोई आए तो कहना आप हमारी वेन है, और कोई आपके दिल से दूर जाए तो कहना आप बेवफा हैं, और बेवफा है आर्टरी। जो ब्लड को तुम्हारे दिल से दूर लेकर जाए, ब्लड को तुम्हारे दिल से दूर लेकर जाए आर्टरी, और जो ब्लड को तुम्हारे हार्ट की तरफ लेकर आए उसे कहना वेन। तो जाहिर सी बात है, ये तुम्हारे ब्लड की तुम्हारे हार्ट की तरफ आ रहा है, तो ये तो पक्का वेन है। लेकिन आ कहां से रहा है? लंग से आ रहा है, और लंग्स को हम बोलते हैं पल्मोनरी। और क्योंकि ये ब्लड लेकर आ रहा है तो वेन, पल्मोनरी वेन। यानी कि पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है, जो कि लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट की तरफ लेकर आता है, लेफ्ट एट्रियम में। फिर तुम्हारे लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी में पहुंचाने, पूरे टिश्यू में पहुंचाने का काम है। ये जो चौड़े बड़े से हैं, इनको बोलते हैं एओर्टा। और थोड़ा यहां पर जाके पतले हो गए, इनको बोलते हैं आर्टरी। थोड़ा और पतले हो गए, इनको बोलते हैं आर्ट्रियोल्स। आर्ट्रियोल्स, आर्ट्रियोल्स। थोड़ा और पतले हो गए, इनको बोल दिया कैपिलरी। कैपिलरी। फिर यही कैपिलरी यहां पे भी रहेगी, लेकिन ये कैपिलरी थोड़ी बड़ी हुई, वेन्यूल्स। वेन्यूल्स थोड़ा और बड़े हुए, वेन्स। मतलब डायमीटर बढ़ रहा है बेटा, बड़े मतलब ये। फिर ये है वेना कावा। वेना कावा। तो तुम्हें ब्लड वेसल्स के बारे में पूरी कहानी चल गई। मतलब बड़ी वेन्स को वेना कावा, उस बड़ी वेन्स को थोड़ा सा और ब्रांचिंग कर दी, छोटा छोटा छोटे छोटे डायमीटर में कर दीजिए। डायमीटर छोटा हो गया है तो वेन्स, थोड़ा और डायमीटर छोटा हुआ तो वेन्यूल्स। बड़ी आर्टरी है तो एओर्टा, थोड़ा उसमें ब्रांचिंग हो गई, पतली हो गई तो आर्टरी, और ब्रांचिंग हो गई तो आर्ट्रियोल, और एकदम पतली पतली हो गई जो टिश्यू के चारों तरफ होती है, मतलब टिश्यू से होते होते हुए गुजर रही है, टिश्यू के ऊपर से, उसे बोलते हैं कैपिलरी। टिश्यू के ऊपर से होते हुए कैपिलरी। तो आपको ये कहानी समझ में आ रही होगी कि ये वेना कावा है, नीचे से लेके जा रहा है। फिर तुम्हारे राइट वेंट्रिकल से लंग्स की तरफ कोई ब्लड लेकर जा रहा है, तो बताओ ये तुम्हारे ये भाई साहब, ये भाई साहब तुम्हारे दिल से दूर जा रहे हैं कि दिल के पास? तो कहना दिल से दूर। अब ये दिल से दूर जा रहे तो पक्का ये आर्टरी है। अच्छा, जा कहां रहे? लंग्स की तरफ, तो इसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी। और पल्मोनरी आर्टरी में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड होती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बाकी आर्टरी और वेन्स का खेल एकदम अलग है। लेकिन पल्मोनरी देखो, आर्टरी वेन में तो अलग बात है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन हमेशा एक्सेप्शन में रहे हैं। जितनी आर्टरी होती हैं, जितनी भी आर्टरी होती है, सब ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर चलती हैं, सिर्फ एक आर्टरी को छोड़कर, जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। तो सर, ब्लड इंटरिंग द लंग इज द ब्लड इंटरिंग द लंग्स इज रिच इन, द ब्लड इंटरिंग द लंग्स इज CO2। CO2 रिच होगा। जो ब्लड इंटर कर रहा है तुम्हारे लंग्स में, वो CO2 रिच है। देखो, ये देख रहे हो ना, यहाँ पे CO2 है, तो ब्लड इंटरिंग द लंग इज CO2 रिच। तो यही तो नहीं मान रहे हैं थे आप। अब बिहारी हो क्या तुम? काहे नहीं मान रहे थे? मैंने बाद में लिखा ना कि हाँ CO2 है। ये भी बिहारी होगी, चावल खाने लगी ये भी, सिर्फ चावल खा रही है। हाँ मुझे पता है, मैंने बाद में लिखा था नहीं, हाँ CO2 है, वो CO2 रहेगा। मैंने कहा था बेटा CO2 रहेगा। ये चले आए हैं खेतों से, बस क्या ही बताया जाए। चले भाई, आगे बढ़ते हैं। तो बताओ, इस पेज पर किसी बंदे या बंदी को समस्या? अच्छा, एक बार रिपीट कर दें।
ओहो, चलो एक बार रिपीट करते, रिपीट। डबल सर्कुलेशन किसे कहते हैं? सर डबल सर्कुलेशन का एग्जांपल है ह्यूमन बीइंग और बर्ड्स तो है ही है, लेकिन क्रोकोडाइल जो कि रिप्टाइल होते हुए भी उसमें डबल सर्कुलेशन है। क्यों डबल सर्कुलेशन है? क्योंकि इनमें जो है 4 चैम्बर हार्ट पाया जाता है। ऊपर के 2 एट्रियम, नीचे के 2 वेंट्रिकल। वेंट्रिकल का साइज हमेशा एट्रियम से बड़ा होता है, और जो लेफ्ट एट्रियम होता है उसकी दीवार पूरे चारों चैम्बर से सबसे मोटी दीवार होती है, क्योंकि इसे पूरे बॉडी में ब्लड को भेजना होता है। कहानी स्टार्ट करते हैं हम लंग से। लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला, लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड चलता है पल्मोनरी वेन के जरिए लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम से वही ब्लड होते हुए लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड आर्टरी से, बड़ी सी आर्टरी से निकलकर टिश्यू में पहुंचता है। लेकिन इस आर्टरी को जब देखा गया तो इसमें कई चीजें हुई। आर्टरी अगर बड़ी है, साइज बड़ा है, उसका डायमीटर बड़ा है, तो वो एओर्टा हो गया, उसका डायमीटर थोड़ा और कम कर दो, आर्टरी हो गई, थोड़ा डायमीटर और कम कर दो, आर्ट्रियोल हो गए, थोड़ा डायमीटर और कम कर दो तो कैपिलरी हो गई। फिर यही कैपिलरी टिश्यू के पास जाएगी, वहां पे ऑक्सीजन दे देती है, टिश्यू के पास जाएगी, यहां पर ऑक्सीजन दे देगी इसको, ये यहां पर इसको ऑक्सीजन दे देगी, और फिर यहां से CO2 निकल जाएगा, टिश्यू ने दे दिया। फिर ये टिश्यू से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी CO2 वाला ब्लड वेन्यूल्स, वेन्स, वेना कावा, इनसे होते हुए राइट एट्रियम में पहुंचेगा। राइट एट्रियम से ब्लड आ जाएगा राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से ब्लड पहुंचेगा लंग्स में, यानी CO2 वाला ब्लड पहुंचेगा लंग्स में, और सबसे बड़ी बात, ले जाने वाले हैं पल्मोनरी आर्टरी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्योंकि तुम्हारे हार्ट में 2 बार ब्लड आया है, एक बार लंग से आया है, एक बार लंग से आया है, दूसरी बार बॉडी के टिश्यू यानी बॉडी का जो टिश्यू पार्ट है, जो सेल पार्ट है, उससे आया है। तो 2 बार आया है तो डबल सर्कुलेशन हो गया। दूसरी बात, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक ढक्कन पाया जाता है, या कैसे तो एक वेल्व पाई जाती है जिसका नाम बाइकस्पिड या मिटल वेल्व होती है। राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वेल्व होती है उसको नाम है ट्राइकस्पिड वेल्व। वेल्व का फंक्शन जो होता है वो बाद में बताया जाएगा, लेकिन अभी समझ लो वेल्व का काम होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ब्लड लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया हो, जब तुम्हारा हार्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करे, ऐसे सिकुड़े, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से वापस ब्लड ऊपर ना चढ़ जाए, तो वो प्रिवेंट करता है बैक फ्लो को, ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है वेल्व, चाहे बाइकस्पिड वेल्व हो चाहे ट्राइकस्पिड वेल्व हो, वो हमेशा ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है। डबल सर्कुलेशन हो गया। हाँ जी, किसकी नहीं आया अभी? लगता है किसी को एक बार और चाहिए, जरूरत है, बता दो। किसको लग रहा है कि एक बार और जरूरत है, बता दो। हाँ जी, आगे बढ़ जाऊं? आ गया? चलता हूं तो मैं आगे बढ़ता हूं। आओ हम पढ़ते हैं कल्ब, हम पढ़ते हैं कल्ब, हार्ट, हृदय, दिल, इसको बोलते हैं कल्ब। कल्ब का मतलब दिल नहीं होता, कल्ब का मतलब होता है उल्टा, उल्टा। हमारा जो दिल है ना बेटा वो उल्टा है, क्योंकि हमारे हार्ट का जो एपेक्स है वो डाउनवर्ड है, और इसका जो बेस है वो अपवर्ड है। इसलिए आमिर, हसनैन, जितने भी लड़के हैं बेटा, कभी भी दिल की नहीं सुनना चाहिए, मत सुनना दिल की। क्या दिल की सुनोगे यार? दिल कैसे सुनाएगा? दिल हमारा सोचा, दिल ने हमारा कहा, कुछ नहीं कहा दिल तुम्हारे, नौटंकी हो रही है। दिल का काम सिर्फ एक ही है कि भैया सिर्फ ब्लड पंप करो, ना उसका काम है सोचना, ना ही काम है उसका सुनाना। तो नहीं कहते हैं दिल से सोचो, दिल से सोचो? क्यों सोचू दिल से? न्यूरॉन है वहां पे, नहीं हो सकता। कंडक्शन कोई ऐसा है। हाँ, दिल का काम है भैया, उसका काम है पंपिंग करना, उसे करने दो, मत सोचने दो उसे। कभी गलती से अगर सोचने पे आ गया ना तो आप कब्रिस्तान में नजर आओगे, इसलिए रहने दो। तो हार्ट हमारा जो एपेक्स होता है वो डाउनवर्ड होता है,
है ना, और बेस इसका ऊपर होता है, इसलिए दिल को हम कल्ब बोलते हैं, यानी उल्टा होता है। इसलिए दिल की मत सुनो, क्योंकि जो भी सुनोगे वो उल्टा ही सुनोगे, कोई फायदा नहीं। अच्छा, कुछ लोग हार्ट बनाते हैं, मैंने कहा था ना, कुछ लोग दिल बनाते हैं, जाते हैं कभी पार्क वगैरह में, तो निशानियां छोड़कर आते हैं मोहब्बत की, है नहीं? आमिर, तुझे तो पता ही है। और बनाएंगे कैसा दिल? मान लीजिए छोड़ के भाग गई या भाग गया, जख्मे दिल, तीर लगा दिया, ये देखो जख्मे दिल हो गया, है ना? और वहां तक नहीं रुकता मामला, लहू टपका देते हैं, है नहीं? ये जख्मे दिल है बेटा, ये दिल बनाते हैं। अबे दिल ऐसा थोड़ी होता है। हाँ, ये पान उन खाने वाले लोग हैं, दिल की बात कर रहे हैं। ठीक है, और देखें दिल, दिल का एवरेज साइज अगर बात करें तो भैया वो 12 सेंटीमीटर होता है, एवरेज साइज 12 सेंटीमीटर। या फिर कहते हैं बंद मुट्ठी, जो बचपन से आज तक पढ़ाया गया है, क्लेंज्ड फिस्ट, बंद मुट्ठी। अच्छा, दिल किसका बड़ा होता है? मतलब बड़ा मतलब किसका वजनी होता है? बताइए, किसका दिल वजनी होता है? और मतलब फीमेल का कि मेल का? लड़कियों का दिल वजनी होता है? अबे लड़कियों का जहां खत्म होता है ना, वहीं से लड़कों का दिल स्टार्ट होता है, याद रखना इस बात को। तो ये दिल के मामले में सबसे कमजोर अगर कोई है वो है लड़कियां, लड़के नहीं। आओ देखो कैसे, दिल का जो वेट होता है, अगर वो फीमेल है, अगर वो फीमेल है तो उसमें 200 से 30 से लेकर 230 से लेकर 280 क्या, 230 से 280 क्या बेटा, 230 से 280 क्या है? केजी? किलो ना? अच्छा, ग्राम है, ठीक है। और अगर हम मेल की बात करें तो मैंने कहा ना, जहां से इनका वजन खत्म हो रहा है वहीं से मेल का स्टार्ट होता है, 280 से लेकर 340 ग्राम के आसपास। हाँ, केजी मत कर देना, वरना पता चला बाईं तरफ लटके हुए हो, पता 280 किलो का दिल है खाली, एक तरफ लटके लटके जा रहे हैं, है नहीं? तो चलो खैर, आओ आगे बढ़ते हैं। नहीं, पत्थर दिल नहीं है, ये दिल वजन है, पत्थर दिल नहीं, वजन है। हाँ, हार्ट अटैक हमेशा मेल को आता है, मैंने ये बात बताई थी। मैक्सिमम, हमेशा नहीं, मैक्सिमम। मैंने कहा था ना, मैक्सिमम हार्ट अटैक मेल को आता है। वो बेचारे इतना दिल वजन किए रहते हैं, इतना दिल बड़ा किए रहते हैं सबके लिए, कि दिल को सहते सहते बेचारे क्या ही बताया जाए, है ना? आपने, मैंने कहा ना कि हमेशा देखो, हार्ट अटैक से मरे हुए कौन है? जब भी कोई डेड डेड बॉडी जा रही है, आप कभी पूछिए कि कौन जा रहा है, तो पता चला कि भाई रमेश जा रहे हैं, किशन जा रहे हैं, गफूर भाई जा रहे हैं। उम्र क्या थी? 40 से 50 साल उम्र थी। वजह क्या थी? हार्ट अटैक, है ना? फिर उसके दिल का दौरा। फिर कभी कभी एक मैयत जा रही, कौन थी? है ना? तो कहना सारा बेगम थी। क्या हुआ? अरे सारा बेगम की मौत हो गई। अच्छा, उम्र क्या थी? 90 साल, है नहीं? तो ये तो हाल होता है। तो खैर वो बात की बात है यार, फिजिकल एक्टिविटी पे डिपेंड है। चलिए नेक्स्ट, सबसे पहली बात, ये देखो, ये क्या है? ये क्या है? यहां दो फेफड़े के बीच में जो जगह होती है, दो दो फेफड़े के बीच में जो स्पेस है, दो फेफड़े के बीच में जो स्पेस है, उस स्पेस को बोलते हैं मीडिया स्टिनम। दो फेफड़े के बीच में जो स्पेस होता है उसको मीडिया स्टिनम बोलते हैं। और जो तुम्हारा लेफ्ट फेफड़ा है, लेफ्ट, ये लेफ्ट वाला है, ये राइट वाला है। तुम्हारे लेफ्ट फेफड़े में एक देखो नोच है, गड्ढा है, इस नोच को बोलते हैं कार्डियक नोच। इस कार्डियक नोच में तुम्हारा दिल टिल्टेड होता है। टिल्टेड क्या? हार्ट
हल्का झुका होता है, ये मत कहना कि इसमें मौजूद होता है, इसमें हल्का झुका होता है। दिल कहां पाया जाता है हमेशा? हार्ट इज सिचुएटेड। देखो फर्क क्या है, दिल पाया जाता है मीडियास्टिनम में, दो फेफड़े के बीच में। हाँ, लेकिन दिल जो है दो फेफड़े के बीच में पाया जाता है, लेकिन ज्यादातर हिस्सा उसका जो झुका हुआ होता है वो लेफ्ट साइड पे झुका हुआ होता है, क्योंकि तुम्हारे लेफ्ट लंग में एक गड्ढा होता है जिसको बोलते हैं कार्डियक नोच। उसी कार्डियक नोच में तुम्हारा जो हार्ट होता है वो टिल्टेड होता है। ये दिमाग में रखिएगा, ये दिमाग में रखे रहिएगा। अच्छा, वेरी गुड बेटा, कार्डियक नोच आपने एक्सरे में देखा था, वेरी गुड बेटा। उसको आप ना डाल दीजिए आगे, फॉरवर्ड पब्लिश करवा दीजिए, हो सकता है आपको साइंटिस्ट का खिताब आपको दे दिया जाए बेटा जल्दी, है ना बच्चा? ठीक है बाबू, चलो आगे बढ़ते बच्चा, है ना? नहीं, आपने नहीं रिसर्च करी है ना एक्सरे से। चल बे, आगे चल, आगे आगे बढ़ते हैं। तो भैया तुम्हारे दिल तुम्हारा टिल्टेड होता है लेफ्ट साइड। अब सुनना, तुम्हारे दिल के ऊपर जो दिल है, यहां पर मान लो दिल है, दिल, दिल, ये दिल, थोड़ा से हम गोल गोल बना रहे हैं। दिल के ऊपर टू मेम्ब्रेन होती है, दो मेम्ब्रेन होती है, दिल की जो वॉल होती है उस पर दो मेम्ब्रेन होती है। दिल के वॉल के ऊपर दो मेम्ब्रेन होती है जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। उस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं आउटर पेरिकार्डियम, इनर पेरिकार्डियम, आउटर और इनर, आउटर और इनर। आउटर पेरिकार्डियम और इनर पेरिकार्डियम के बीच में भरा होता है फ्लूइड, उस फ्लूइड को बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड, ताकि इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में रगड़ ना पैदा हो जाए। अरे भाई, दो मेम्ब्रेन है, ये हार्ट की वॉल है और ये अंदर वाली मेम्ब्रेन, ये बाहर वाली। इस मेम्ब्रेन के बीच में फ्लूइड भरा होता है जिसे बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्यों भरा होता है? ताकि ये मेम्ब्रेन आपस में लुब्रिकेट करती रहे, आपस में फ्रिक्शन ना हो, रगड़ ना पैदा हो, वरना दिक्कत पैदा हो सकती है बेटा उससे। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया मीडियास्टिनम क्या होता है, कार्डियक नोच क्या होता है, पेरिकार्डियम एक मेम्ब्रेन का नाम होता है जो दिल के ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है पेरिकार्डियम बोलते हैं। इसी में कभी कभी इन्फ्लामेशन हो जाता है बेटा, दिल की मेम्ब्रेन में कभी कभी सूजन आने लगती है तो बोलते हैं पेरिकार्डाइटिस। क्या बोलने लगते हैं बेटा? पेरिकार्डाइटिस। तो ये मैं बात यहां लिख दे रहा हूं कि अगर पेरिकार्डियम जो मेम्ब्रेन है उसमें अगर कभी सूजन आ जाए, रेडनेस आ जाए, इन्फ्लामेशन जिसे हम बोलते हैं, है ना, जिसको उर्दू में बोलते हैं वरम हो गया, वरम, वरम, तो इन्फ्लामेशन आ जाता है, उसे बोलते हैं पेरिकार्डाइटिस। या कोई इन्फेक्शन भी हो जाए उसमें, बस इन्फ्लामेशन आ जाए, पेरिकार्डाइटिस। कह दो यहां तक क्लियर है, कह दो यहां तक क्लियर है, एक कहो ना, एक कहो ना क्लियर है, अरे कहो ना, एक कहो ना क्लियर है, एक कह दो ना क्लियर है, क्लियर। चलो, बस जल्दी ही से नेक्स्ट पेज पे बच्चा, सुनो मेरे बच्चा, सुनिएगा। जो हार्ट की वॉल है, हार्ट की वॉल है ना, जैसे मैं बात अगर करूं, ये जो हार्ट की वॉल है, ये, इसमें तीन लेयर होती है। हार्ट की वॉल में तीन लेयर होती हैं बेटा, दीवार में तीन लेयर है। सबसे बाहरी लेयर का नाम है एपिकार्डियम, सबसे बाहरी लेयर का नाम है एपिकार्डियम, बीच वाली का नाम है मायोकार्डियम। मायो शब्द इस्तेमाल ही करते हैं हम लोग मिडिल के लिए, और एंडो शब्द इस्तेमाल होता है आउटर, अंदर के लिए, एंडोकार्डियम, एंडोकार्डियम। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मायोकार्डियम, एपिकार्डियम, ये सब तो ठीक है, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, बाहर वाली, बीच वाली, अंदर वाली। ये जो बाहर वाली लेयर है ना, ये बनी होती है स्क्वैमस एपिथेलियम की, यानी इसमें जो एपिथेलियम होता है, जो टिश्यू होता है, वो चापटी चापटी होती है। और ये जो मायोकार्डियम है,
ये स्ट्रिएटेड होती है, और सबसे बड़ी बात ये इनवॉलंटरी होती है, यानी हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। और जो एंडोकार्डियम होती है ये भी स्क्वेमस एपिथेलियम की होती है। सुनो मेरे प्यारे बच्चों, सुनो, इससे ज्यादा डिटेल नहीं बेटा, बस इससे ज्यादा डिटेल नहीं है। जो तुम्हारा दिल है ना, दिल की जो दीवार है, मसल्स हैं, अच्छा दिल में जो मसल्स हैं वो कौन सी मसल्स, ये भी बात आपको पता, कार्डियक मसल्स है। कैसी मसल्स है? कार्डियक मसल्स। और कार्डियक मसल्स हमेशा स्ट्रिएटेड होती आई हैं, मतलब ऑल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड पाया गया है, और ये हमारे बस में नहीं होता। अरे भाई, दिल हमारे कंट्रोल में होता है क्या? हाँ जी, बताओ जया सिंह, आकांक्षा, क्या दिल आपके कंट्रोल में है बेटा? आपका दिल आपके काबू में है? नहीं है। आपका दिल आपके काबू में नहीं है क्योंकि उस पर किसी और का काबू है। क्योंकि आपके दिल पर किसी और का काबू है, तो है ना बेटा। तो आपके दिल का आपके दिल पर आपका काबू नहीं होता है। अरे मतलब ये है कि आपका दिल इनवॉलंटरी है। जब उसका जब मन होगा तभी धक धक करेगा, मन होगा रुक जाएगा। तुम नहीं जब मन करो धक लो, अब अबे धक लो, धक धका लिया भाई, रुक ले, ऐसे थोड़ी होता है। तो भैया तुम्हारे हार्ट की जो वॉल, उसमें जो मसल्स है कार्डियक मसल्स है, और कार्डियक मसल्स स्ट्रिएटेड और इनवॉलंटरी होती है। इसमें 3 लेयर होती है, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। एपिकार्डियम आउटर लेयर होती है, बीच वाली मायोकार्डियम, अंदर वाली एंडोकार्डियम। जो एपिकार्डियम होती है वो बनी होती है स्क्वेमस एपिथेलियम की। जो मायोकार्डियम होती है वही वाली सही मायने में सही से धड़कती वही है, मतलब सही मायने में काम वही कर रही है। और एंडोकार्डियम जो होती है स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी होती है बेटा। स्क्वेमस एपिथेलियम की, यानी ऊपर वाली और नीचे वाली स्क्वेमस एपिथेलियम की। स्क्वेमस, अच्छा स्क्वेमस नीचे पे स्क्वायर माउस एपी नहीं लिखा है बेटा, ये स्क्वेमस एपिथेलियम लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। और टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है। फिर एक होता है, जानते हो मैं इस बार क्या करूंगा, एक लेक्चर जो हमारा फ्राइडे में लगने वाला है उसमें बहुत कुछ मैं पढ़ा दूंगा आपको, बहुत कुछ पढ़ा दूंगा, इसे छोड़ना मत। कैसे बहुत कुछ पढ़ा दूंगा? एक बेहतरीन हार्ट का स्ट्रक्चर बनाऊंगा यहीं बोर्ड यहीं पर, और वो लेक्चर ना काफी उसी एक ही पेज पे काफी टाइम चलेगा, और सब कुछ उसी हार्ट में बहुत कुछ हम पढ़ाएंगे। हो सकता है कि आप कहो कि 2 बार रिपीट करो, तो मैं 2 बार भी रिपीट करूंगा, लेकिन मैं सब कुछ वहीं पे पढ़ाने की कोशिश करूंगा। यहां तक कि फिजियोलॉजी भी मैं पढ़ाऊंगा वहीं पे, साइड में ही मैं फिजियोलॉजी पढ़ाऊंगा। तो आप लोग अगले लेक्चर में तैयार रहना, कमर कस लेना, क्योंकि मैं फिजियोलॉजी पढ़ाऊंगा अच्छे से, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए यहीं पर रोकते हैं हम, बाकी बात पढ़ते हैं। सब सब एसे नोड, एवी नोड, फोरामेन, ओवेल सब कुछ वहीं पर होगा, और मेरी गारंटी है कि आपको क्लियर लगेगा, क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग जरूर होगी। वो वाली, ये वाली भी हो रही, वो वाली भी होगी, ठीक है, और वो वाली जरूर होगी। तो आज के लेक्चर को यहीं पे गुड नाइट करते हैं, शब्बा खैर करते हैं, टेक केयर करते हैं। ठीक है, ये करवा देंगे।